हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। इसके साथ साथ हमने जो आपके परिपथ होते हैं, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ होता है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी आपके उपकरण लगते हैं उनके सिंबल्स हमने देखे थे कि किस प्रकार से आप जो है किसी बल्ब को बनाएंगे, किसी आपकी बैटरी है उसको बनाएंगे, वोल्ट मीटर, आपका अमीटर है उसको बनाएंगे। यानी हमने सारे के सारे जितने भी आपके जो आपके उपकरण होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के, उसके हमने सिंबल्स बनाने सीखे। इसके साथ साथ हम ओम का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि ओम का नियम क्या कहता है कि जो आपका V होता है वो I के प्रोपोर्शनल है। यानी जो आपका धारा है, धारा जो है, आप जो धारा किसी भी कंडक्टर से धारा जो प्रवाहित होती है उसके ऊपर आपका विभव अंतर निर्भर करता है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक जो है नियतांक आया था या कांस्टेंट आया था R। जब आपने जो आपका ये सिंबल हटाया था, ठीक है, V क्या है आपका समानुपाती होता है करंट के धारा के। तो जब हमने इस सिंबल को हटाया, इस चिन्ह को हटाया, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, नियतांक आया, जिसे हम R कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। हमने ये देखा कि R क्या है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। और ये जो है इसका जो SI यूनिट है वो आपकी ओम होगी। ठीक है, तो बेसिकली SI यूनिट क्या है इसकी, ओम है। ठीक है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये आपका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक बना है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने R समझा था कि R आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ये हमने जाना था। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने ओम्स लॉ से समझा, ओम के नियम से समझा कि V क्या है, प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, यानी V जो है समानुपाती है I के, करंट के। यानी अगर करंट बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, करंट घटेगा V घटेगा, मतलब इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दे तो हमारे पास आ जाता है V इक्वल्स टू R, जहाँ R क्या है आपका प्रतिरोध है। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, ठीक है, अगर हम कोई भी करंट, जैसे कोई करंट किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो रही है, उसके बारे में अगर हम समझे, तो मान लीजिए कोई आपके पास कंडक्टर है, चालक है, जिससे धारा प्रवाहित हो। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो धारा है, धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी अगर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट आपकी कम प्रवाहित हो, वहीं अगर रेजिस्टेंस कम है तो धारा ज्यादा प्रवाहित हो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है या जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो धारा को बहने से रोकता है। जैसे आपने मोशन में पढ़ा है, जब हम गति पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु गति करती है या मोशन में होती है, गतिमान होती है, तो एक बल लगता है जो इसके विपरीत दिशा में लगता है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये क्या करता है, मोशन को या गति को के अगेंस्ट या उसको रोकने की कोशिश करता है, या उसके अगेंस्ट कार्य करता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो रेजिस्टेंस है वो कार्य करता है। अब करंट क्या होता है, धारा क्या होती है, चार्जेस का फ्लो, आवेश का प्रवाह। चार्ज फ्लो कर रहे हैं, आवेश फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, उनको रोकने का कार्य आपका प्रतिरोध करता है। तो यानी जो प्रतिरोध है वो आपके रेजिस्टेंस
प्रोवाइड करता है, यानी धारा को कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आपका जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे से भी देख सकते हैं तो करंट कम फ्लो होगा। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस कम है यानी प्रतिरोध कम है तो धारा जो प्रवाहित होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, यानी ये एक दूसरे से इनवर्स में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक जो आपकी राशि है वो बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और अगर एक बढ़ती है तो दूसरी आपकी घटती है। इसी तरीके से अगर एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, तो यानी इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकली समझें, नंबर्स में समझें, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का प्रतिरोध दो गुना कर, डबल कर, ठीक है, हमने क्या किया, प्रतिरोध क्या कर दिया, दुगना कर दिया, यानी R डैश हमने क्या कर दिया, 2R कर दिया। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि धारा कितनी प्रवाहित हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका R जो है 2R हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2R अपॉन V इक्वल्स टू I डैश, और आपका R अपॉन, ठीक है, यहाँ पे से अगर आप R की वैल्यू देखें तो R बराबर होता है आपका V अपॉन I के, तो यहाँ पे जो आपका I है I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो I डैश है तो I डैश हो जाएगा आपका V अपॉन 2R, और V अपॉन R क्या है, आपका I है, तो I डैश जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ या 1/2। V अपॉन R क्या है आपका, V अपॉन R I है। यानी आप देख सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को दुगना कर देते हैं तो जो हमारी धारा है या करंट है वो आधी हो जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो हमारा R डैश दुगना हो गया। V आपका एज इट इज रखा, विभव अंतर सेम है, करंट जो है वो आपकी बदलेगी, इसे हमने I डैश ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, I डैश लिया, तो I डैश कितना हुआ, V अपॉन 2R। ठीक है, अब 1/2 को यानी हाफ को या आधे को हमने बाहर ले लिया, हाफ बाहर ले लिया, और V अपॉन R क्या है आपका, I है, तो यहाँ पे हमने I ले लिया, तो हमारे पास जो करंट आई या धारा आई वो कैसे आ गई, आधी आ गई। ठीक है, यानी जब आप प्रतिरोध को आधा कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो करंट क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस को दुगना कर रहे हैं, करंट आधा हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को 3 गुना कर देते हैं, ठीक है, 3 गुना कर देते हैं, यानी R डैश आपका 3R हो गया। ठीक है, अब ये 3R हो गया है तो ये आपका 3R इक्वल्स टू V अपॉन I डैश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम I डैश या जो करंट है उसके हिसाब से लिखें तो I डैश इक्वल्स टू V अपॉन 3R हो जाएगा। ठीक है, यानी V अपॉन R I के बराबर होता है, तो यहाँ I आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/3 I, यानी I डैश बराबर आ गया आपका 1/3 I। यानी जब आप रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को 3 गुना करते हैं तो करंट कितना होता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस और करंट आपस में जुड़े। अब एक कंपोनेंट होता है, एक उपकरण होता है या एक युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसे बदल सकते हैं। इसको हम रियोस्टेट कहते हैं। तो बेसिकली रियोस्टेट एक ऐसा उपकरण है या ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है
जिसके माध्यम से हम रेजिस्टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं, प्रतिरोध को बदल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, आप पे सर्किट है, पहले आपने क्या किया, प्रतिरोध दिया 1 ओम, फिर आपने क्या किया, रेजिस्टर लगाया, ठीक है, आपने रेजिस्टर देखे होंगे, रेजिस्टर लगाया। लेकिन जो आपका रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट के माध्यम से अगर आपको मान लीजिए अब आपको 3 ओम रेजिस्टेंस देनी, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, ये एक ऐसा युक्ति है, ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसे आप बदल सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई भी रेजिस्टर है, कोई भी प्रतिरोध है, ठीक है, उससे जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो करंट प्रवाहित हो रही है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी प्रतिरोध के। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अब अगर हम रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को दुगना कर दे, द करंट गेट्स हाफ, तो धारा आधी हो जाए, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को दुगना कर दें तो क्या होता है, जो धारा है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, यानी जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को बदलना हो, रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को कहीं बढ़ाना पड़ता है, कहीं पे घटाना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल के अनुसार, अपने प्रयोगों के अनुसार, ठीक है। A component is used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. अब आपको करंट को क्या करना है, बदलना है, उसे रेगुलेट करना है, ठीक है, धारा को बदलना है, करंट को बदलना है, रेगुलेट करना है बगैर विभव को बदले, ठीक है। यानी आपको किसी परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको बदलना है, और आप क्या चाहते हैं कि वोल्टेज सोर्स ना बदले, तो हम एक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, एक उपकरण, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और जो आपके परिपथ होते हैं, ठीक है, जो सर्किट होते हैं, उसमें एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी परिपथ में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमणापाती होता है। यदि प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा आधी हो जाती है। कई व्यवहारिक मामलों में विद्युत परिपथ में धारा को बढ़ाना या घटाना आवश्यक होता है। वोल्टेज स्रोत को बिना बदले करंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को परिवर्तनीय प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत परिपथ में रियोस्टेट नामक उपकरण का उपयोग अक्सर परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि जो प्रतिरोध होता है और करंट होता है, इनमें इन्वर्स रिलेशन है, यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ठीक है। और हमने ये देखा कि कई बार आपके ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, आपके ऐसे जो अनुप्रयोग होते हैं जिनमें आपको करंट को या धारा को बढ़ाना या घटाना पड़ता है बगैर वोल्टेज को बदले। तो वहाँ पे हम आपका रियोस्टेट नाम का एक उपकरण होता है जिसका उपयोग करते हैं, जिससे हम प्रतिरोध को बदलते हैं या परिवर्तन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कारक जिन पर एक कंडक्टर का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी वो फैक्टर्स या वो कारक जिनके ऊपर किसी भी चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। यानी कोई भी चालक कितना रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध देगा, यानी करंट के अगेंस्ट कितना प्रतिरोध देगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ कारक है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है पहला ऑन इट्स लेंथ, यानी जो आपका रेजिस्टर है या जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है, उसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई कितनी है, यानी प्रतिरोध लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आपने जो कंडक्टर यूज किया है, जो चालक यूज किया है, उसकी लंबाई कितनी है, बहुत छोटा है, लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है, इसके ऊपर आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा है आपका ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर, यानी बेसिकली जिस कंडक्टर का आपने उपयोग किया है उसकी मोटाई कितनी है या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल कितना है, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तीसरा ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इसकी सामग्री की प्रकृति के ऊपर, यानी किस चीज का वो कंडक्टर या चालक बना है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यानी आपके पास अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं जिनसे आप कंडक्टर बनाते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड यानी सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, आपका तांबा हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंडक्टर। इनसे आप क्या बनाते हो, कंडक्टर्स या चालक बनाते हो। अब इनका नेचर जो जैसा है उसके ऊपर भी इस चालक का प्रतिरोध निर्भर कर, ठीक है, यानी कुछ ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे जो है चालक होते हैं विद्युत धारा के लिए, ठीक है, तो जैसे कि आपका तांबा हो गया, उसका हम उपयोग यहाँ करते, लेकिन हम नाइक्रोम का उपयोग नहीं करते, उसकी अलग क्वालिटी है। या फिर अगर हम बात करें अलग अलग धातुओं की, तो अलग अलग धातुओं की अलग अलग प्रकृति होती है और इन अलग अलग प्रकृति पे उसकी रेजिस्टेंस भी निर्भर करती है, उसका प्रतिरोध भी निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से या बिल्कुल अप्रोप्रिएटली इसको अगर समझें, तो कोई भी आपका धातु का चालक है उस पर उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है, उसकी लंबाई पर, अगर हम लंबाई या लेंथ की बात करें, लेंथ पर या लंबाई पर जो रेजिस्टेंस है वो समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा, ठीक है, जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा उतना ज्यादा उस चालक का रेजिस्टेंस होगा या प्रतिरोध होगा, ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, लंबाई के समानुपाती, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के या क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि अगर एरिया आपका ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, या अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। यानी बेसिकली अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, मान लीजिए आपने कोई तार ली, अगर उसकी मोटाई या उसकी जो चौड़ाई है, बेसिकली मोटाई की बात कर रहे हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और अगर वो कम है तो प्रतिरोध आपका ज्यादा। नेक्स्ट हमने बात करी मटेरियल के नेचर के ऊपर, तो मटेरियल के नेचर को हम बेसिकली रोह से दर्शाते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी से दर्शाते, और इसके भी क्या होता है, आर या जो प्रतिरोध है वो
प्रतिरोधकता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पे आपके पास L है, ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, ठीक है, फिर है R आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A, तो R L बाय A ये इस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे अगर हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय L बाय A लें, तो अगर आप इसे हटाएंगे तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A आ जाएगा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे रो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, L चालक की लंबाई, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र। अब हम बात करते हैं रोह के बारे में। तो रोह क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये आपको विद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाती है। यानी कोई भी मेटल है, कोई भी जो आपके पास मटेरियल है, कोई भी धातु है जिसका कंडक्टर बना है, उसकी रेजिस्टिविटी को, उसकी प्रतिरोधकता को रोह से ही दर्शाया जाता है। अगर हम रोह की बात करें तो रोह की जो यूनिट होती है यानी प्रतिरोधकता की जो यूनिट है वो ओम मीटर होती है। और ये क्या दर्शाती है कि जिस चीज से या जिस भी मटेरियल से, जिस भी सामग्री से, जिस भी धातु से, जिस भी मटेरियल से आपकी जो कंडक्टर या चालक बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुण क्या है, तो ये उसके गुणों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है। हमने बात करी नेचर की कि जो आपका कंडक्टर है, चालक है, उसके नेचर के ऊपर, उसकी प्रकृति के ऊपर जो है आपका जो रेजिस्टेंस है वो निर्भर करता है। तो वो किससे दर्शाया जाता है, रोह से। यानी जो भी, जिस भी चीज का आपका कंडक्टर बना है, चालक बना है, उसके नेचर या प्रकृति को हम रोह से दर्शाते हैं या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता से दर्शाते हैं। Where rho is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of material of conductor। यानी यहाँ पर रो क्या है, रो एक अनुपातिक स्थिरांक है और ये क्या बताता है, विद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाता है। किसी भी मटेरियल, जो भी, जिस भी चीज का आपका कंडक्टर बना है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता को ये दर्शाता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज रोह मीटर, सॉरी ओम मीटर, ठीक है। तो जो रोह है उसकी एसआई यूनिट आपकी ओम मीटर होती है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और ये क्या होता है, ये जिस भी चीज का, जिस भी मटेरियल का आपका कंडक्टर या चालक बना है उसका एक गुण है, उसका क्या है, गुण है, विशिष्ट गुण। V जहां रोह अनुपातिकता का स्थिरांक है और इसे कंडक्टर की सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई या एसआई मात्रक रोह मीटर है। यह सामग्री का एक विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोह हो गया। तो रोह क्या है, बेसिकली रोह जो है जिस भी चीज का आपका कंडक्टर बना है उसके गुण को दर्शाता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नेचर, उसकी प्रकृति को दर्शाता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस में कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। यानी यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से एक विद्युत बल्ब कितना विद्युत प्रवाह खींचेगा। बी, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the heater coil is 100 ohm। नेक्स्ट है कि कितना करंट जो है आपका इलेक्ट्रिक हीटर की जो तार है या कॉइल है वो खींचेगी अगर इसे हमने 220 वोल्ट सोर्स से लगाया है, ठीक है।
और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पहले पार्ट में आपको विद्युत बल्ब के लिए पूछा गया है कि विद्युत बल्ब से धारा कितनी प्रवाहित होगी या वो कितनी धारा खींचेगा अगर 220 वोल्ट सोर्स से उसे जोड़ा गया हो और उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 1200 ओम। तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट को डिस्कस करें। ठीक है, तो जितनी भी आपको पहले इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ए पार्ट जो है इसमें आपको सबसे पहले आपको V दिया गया है और आपको रेजिस्टेंस यानी R दिया गया है। तो V यानी जो आपका वोल्टेज है कितना है 220 वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस दिया है R जो कि है 1200 ओम। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल्स टू IR होता है, V बराबर IR होता है। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें धारा निकालनी है I, I बराबर V अपॉन R होगा, यानी I इक्वल्स टू V कितना है 220, ठीक है, R कितना है 1200। सॉल्व करेंगे वो आया आपका 0.183 एम्पेयर, या आप इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 0.18 एम्पेयर। यहाँ पे हम E को हटा देंगे, ठीक है, और ये 5 से कम वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे। तो करंट कितना हुआ आपका 0.18 एम्पेयर। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो आपका होमवर्क, ठीक है, आपको इसे होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा है, किसी भी प्रकार के आपके मन में जो है क्वेश्चन उठते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी आपको आज पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो आपको होमवर्क दिया गया है और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करनी। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।